उसके अलावा ई वे बिल कब जनरेट किया जाएगा? तो ई वे बिल जनरेट किया जाएगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट। ये मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा और उसके बाद आपकी मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए। और हम देखेंगे प्रैक्टिकली जब हम ई वे बिल जनरेट करेंगे तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए हमें ई वे बिल पोर्टल पर बेसिकली फॉर्म GST EWB01 ये जो फॉर्म है ये फाइल करना होता है। और इस फॉर्म के दो पार्ट होते हैं, बेसिकली पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर बेसिकली आपकी जो इनवॉइस डिटेल है या फिर गुड्स जो डिटेल्स है वो आप फर्निश करेंगे। दैट मीन्स सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, गुड्स की मूवमेंट कहां से शुरू होगी, गुड्स की मूवमेंट कहां तक खत्म होगी, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, कितनी अमाउंट है, क्या रेट ऑफ टैक्स है, ये आपको पार्ट ए में फर्निश करना है। और पार्ट बी में बेसिकली आपको व्हीकल डिटेल्स, जिस भी व्हीकल के जरिए वो गुड्स की मूवमेंट होगी उस व्हीकल के रिगार्डिंग आपको जो डिटेल्स है पार्ट बी में फर्निश करनी है। जब आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही फर्निश कर देंगे, पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों ही फर्निश कर देंगे, उसके बाद आपका एक यूनिक ई वे बिल नंबर जो है वो जनरेट किया जाएगा। और ये ई वे बिल नंबर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट पर मेंशन कर सकते हैं या फिर इसकी प्रिंटेड कॉपी कैरी कर सकते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो furnish information relating to the said goods as specified in part A of the form GST EWB01 electronically on the common portal along with such other information as may be required on the common portal, and a unique number will be generated on the said portal। तो जब आप एक पार्ट ए जनरेट कर देते हैं उसके बाद ही एक यूनिक नंबर जनरेट किया जाएगा, लेकिन ये जो यूनिक नंबर होगा ये ई वे बिल नंबर नहीं होगा। मैंने आपको बताया जब तक पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही आप फर्निश नहीं करेंगे तब तक आपका ई वे बिल नंबर जनरेट नहीं होगा। तो सिर्फ पार्ट ए आप फर्निश कर देते हैं तो उसके बाद पार्ट बी को फर्निश करने के लिए आपको 15 दिन तक का समय दिया जाता है। तो 15 दिन तक की वो आपका जो फॉर्म है वो वैलिड रहेगा। तो बिफोर मूवमेंट आपको वो पार्ट बी भी फिल करना है, उसके बाद ही आप गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और जब आप पार्ट बी फर्निश कर देंगे तो एक ई वे बिल नंबर जनरेट किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसपोर्टर ऑन एन ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन may furnish information in part A of form GST EWB01 electronically on the common portal with such other information as may be required on the common portal, and a unique number will be generated on the said portal। तो जैसा कि सप्लायर है, बायर है या फिर रेसिपिएंट है और थर्ड पर्सन मान लीजिए ट्रांसपोर्टर है, तो सप्लायर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है, बायर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। तीनों को ही ऑप्शन दिया गया है, कोई भी एक व्यक्ति ई वे बिल जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाली गई है जिसकी वजह से वो गुड्स की मूवमेंट हो रही है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टर मान लीजिए सप्लायर भी ई वे बिल जनरेट नहीं करता है, बायर या रिसिपिएंट भी ई वे बिल जनरेट नहीं करता है, तो ऐसे में ट्रांसपोर्टर जो है वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, पार्ट ए फर्निश करेगा। पर कब फर्निश करेगा, जब ऑथोराइजेशन दी जाएगी बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी टू द ट्रांसपोर्टर। जब ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स की डिटेल ही नहीं होगी, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, कहां से गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी, कहां गुड्स की मूवमेंट एंड होगी, ये डिटेल जब तक नहीं होगी ट्रांसपोर्टर भी पार्ट ए जनरेट नहीं कर सकता। तो दैट मींस ऑथराइजेशन दी जाएगी अलोंग विद इंफॉर्मेशन दी जाएंगी टू द ट्रांसपोर्टर और उनके बेसिस पर ट्रांसपोर्टर जो है वो पार्ट ए फर्निश कर सकता है। Provided further that where the goods to be transported are supplied through e-commerce portal, e-commerce operator or a courier agency on an authorization received from the consignor, the information in part A may be furnished by such e-commerce operator or courier agency and a unique number will be generated on the said portal।
तो अगेन यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर है, लाइक अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये अगर आपकी गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं या फिर किसी कोरियर एजेंसी के द्वारा आपकी गुड्स की मूवमेंट हो रही है, तो वो कोरियर एजेंसी भी पार्ट ए फर्निश कर सकती है, सबमिट कर सकती है, अगर एक ऑथराइजेशन जो है जो कंसाइनर के द्वारा दे दी जाती है। Provided also that where goods are sent by a principal located in one state or union territory to a job worker located in any other state or union territory, the e-way bill shall be generated either by the principal or by the job worker if registered irrespective of the value of the consignment. तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रिंसिपल गुड्स सेंड कर रहा है टू दी जॉब वर्कर, जॉब वर्क करने के लिए गुड्स की मूवमेंट हो रही है, तो यहां पर बेसिकली सप्लाई नहीं है, लेकिन सप्लाई नहीं है उसके बावजूद भी ई-वे बिल तो जनरेट करना ही होगा, क्योंकि जब प्रिंसिपल के द्वारा जॉब वर्कर को गुड्स सेंड की जाती है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाती, और जब जॉब वर्कर अपनी जॉब वर्क, दैट मीन जो भी प्रोसेसिंग जॉब वर्कर के द्वारा की जानी है वो प्रोसेसिंग कर देता है, तो उसके बाद क्या करता है जॉब वर्कर, उन गुड्स को वापस प्रिंसिपल को सेंड कर देता है। तो ऐसे में अगेन जॉब वर्कर के द्वारा जब वो गुड्स वापस प्रिंसिपल को सेंड की जाती है वो भी सप्लाई नहीं मानी जाती, लेकिन उस केस में भी ई-वे बिल जनरेट किया जाएगा फॉर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो इस केस में कहा गया या तो प्रिंसिपल ई-वे बिल जनरेट करेगा या जॉब वर्कर ई-वे बिल जनरेट करेगा, लेकिन यहां पर जो 50,000 रुपए की कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 1 रुपए की भी है तो भी ई-वे बिल जनरेट किया जाएगा इन केस ऑफ जॉब वर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये बताया गया है इन केस अगर जो आपका प्रिंसिपल है वो वन स्टेट में है और जो जॉब वर्कर है वो दूसरे स्टेट में है, दूसरी यूनियन टेरिटरी में है, उस केस में 1 रुपए की भी जो है कंसाइनमेंट वैल्यू जो है वो आपकी अगर होती है तो भी ई-वे बिल जनरेट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर जॉब वर्क के केस में गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो ऐसे केस में अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से यूनियन दूसरी यूनियन टेरिटरी में गुड्स की मूवमेंट है तो ई-वे बिल जनरेट किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू। हाँ, अगर सेम स्टेट के अंदर गुड्स की मूवमेंट है तो 50,000 रुपए से ज्यादा की अगर गुड्स वैल्यू होगी तो ही ई-वे बिल जनरेट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कहा गया है प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और जॉब वर्कर लोकेटेड इन एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो कंसाइनमेंट की वैल्यू जो है वो इररेलेवेंट है। उसके साथ ही आपको ध्यान रखना है जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स की सप्लाई करता है, दैट मींस बेसिकली गुड्स की मूवमेंट करता है, सप्लाई तो यहां पर नहीं कही जाएगी, तो साथ में वो डिलीवरी चलान के जरिए बेसिकली क्या करता है उन गुड्स की मूवमेंट करता है। तो मैंने आपको बताया जो आपका डॉक्यूमेंट है वो तो आपको साथ रखना ही है, अगर टैक्स इनवॉइस है तो टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई है तो बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान है तो डिलीवरी चलान, डेबिट नोट है तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट, उसके साथ आपको ई-वे बिल जो है वो कैरी करना होगा या फिर उस डॉक्यूमेंट पर मेंशन करना होगा जो आप कैरी कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोविजो बेसिकली रखा गया है इन केस ऑफ जॉब वर्क, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में गुड्स की मूवमेंट है फॉर द जॉब वर्क, तो ऐसे में ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू। किसके द्वारा जनरेट किया जाएगा, आइदर बाय प्रिंसिपल और आइदर बाय जॉब वर्कर, दोनों में से कोई भी जो है वो ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। Provided also that where handicraft goods are transported from one state union territory to another state or union territory by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under clause 1 clause 2 of section 24, the e-way bill shall be generated by the said person irrespective of the consignment value. तो सेक्शन 24 में बेसिकली कुछ क्लास ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। उस केस में उन व्यक्तियों को भी एग्जम्प्ट किया गया है जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करते हैं, जो कि बेसिकली हैंडमेड गुड्स होती है, उनके लिए जो उनको प्रमोट करने के लिए उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के तहत उसको एग्जम्प्ट किया गया है। अब वो भले ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन के तहत एग्जम्प्ट हो, लेकिन अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स की मूवमेंट की जा रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में,
एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, ई वे बिल आपको जनरेट करना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। Explanation 1, for the purpose of this rule, the expression handicraft goods has the meaning as assigned to it in the Government of India Ministry of Finance notification number 56/2018 of central tax। तो इस नोटिफिकेशन में जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डेफिनेशन दी गई है, उन गुड्स के केस में जो यहाँ पर बताया गया है कि ई वे बिल आपको जनरेट करना ही होगा। Explanation 2, for the purpose of this rule, the consignment value of goods shall be the value determined in accordance with the section 15। तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग आपकी गुड्स की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन की जाएगी। Declared in an invoice, a bill of supply or a delivery challan, as the case may be, issued in respect of the said consignment, and also include the central tax, state tax, union territory tax, integrated tax, and cess charged, if any, in the document, and shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt as well as taxable supply of goods। तो अगर हम बात करें सेक्शन 15 की, जो बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई की, तो वहां पर मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर जीएसटी लॉ के तहत लगने वाले टैक्सेस इंक्लूड नहीं किए जाते, क्योंकि अदर एक्सक्लूडिंग जीएसटी टैक्स जो वैल्यू होती है उस पर तो जीएसटी चार्ज किया जाता है, इसलिए वहां पर जीएसटी लॉ के तहत लगने वाले टैक्सेस को एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन यहां पर बात की गई है कंसाइनमेंट वैल्यू की। कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपका ई वे बिल जनरेट होगा। अब कंसाइनमेंट वैल्यू के रिगार्डिंग बताया गया, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू होगी प्लस जीएसटी लॉ में लगने वाले टैक्सेस, ये दोनों इंक्लूड करने के बाद अगर आपकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना है। उसके अलावा कहा गया कि अगर आप एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो हम देखेंगे आगे, हम डिस्कस करेंगे, अगर आप एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हैं दैट मींस जिन गुड्स पर टैक्स नहीं है, जीरो रेट ऑफ टैक्स है, या फिर उस पर जो रेट ऑफ टैक्स है उसको एग्जम्प्ट किया गया है, तो उस केस में गवर्नमेंट को लगता है कि वहां पर कोई टैक्स इवेजन नहीं है, टैक्स की चोरी नहीं है, तो एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना होता। तो यहां पर कहा गया कि अगर एग्जम्प्टेड गुड्स की वैल्यू है तो वो हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे 50,000 रुपए की वैल्यू के अंदर। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज की आपकी वो वैल्यू है जो टैक्सेबल गुड्स से रिलेटेड है इंक्लूडिंग टैक्स, और 20,000 रुपीज की वो वैल्यू है जो एग्जम्प्टेड गुड्स से रिलेटेड है, तो ऐसे में आपका ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। दैट मीन्स रीजन बीइंग, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि 20,000 रुपीज की जो एग्जम्प्टेड गुड्स की वैल्यू है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे कंसाइनमेंट वैल्यू देखने के लिए। तो 50,000 रुपए की वैल्यू के अंदर आपकी 20,000 रुपीज की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, बैलेंस रह जाता है 40,000। तो 40,000 रुपीज जो है आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपए से कम है, तो ई वे बिल जनरेट करने की लायबिलिटी नहीं। उसके बाद सब रूल 2, वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन as a consigner or as a recipient of the supply, whether in his own conveyance or a hired one or a public conveyance by road, the said person shall generate the e-way bill in form GST EWB 01 electronically on the common portal after furnishing the information in part B of form GST EWB 01। तो अगर कोई गुड्स की मूवमेंट हो रही है और वो गुड्स की मूवमेंट जो है ऑन कन्वेंस, दैट मींस अपनी खुद के व्हीकल में की जा रही है, मान लीजिए मेरे पास कोई कार है, मैं सप्लायर के पास जाता हूं, कुछ गुड्स परचेज करता हूं और अपनी कार के अंदर उन गुड्स को मैं रखता हूं, और उन गुड्स की वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में अगर मैं उन गुड्स की मूवमेंट करता हूं अपनी ही कार में, अपने ही व्हीकल में, तो भी मुझे ई वे बिल जनरेट करना होगा। और ई वे बिल जनरेट कैसे होगा? पार्ट ए के साथ आप पार्ट बी फर्निश करेंगे और उसके बाद आपका ई वे बिल जनरेट होगा। और पार्ट बी में आपको डिटेल देनी होती है आपके व्हीकल की, जिसमें आपको अपना व्हीकल नंबर बताना होता है,
अगर ट्रांसपोर्टर के जरिए गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में डॉक्यूमेंट नंबर दैट इज बिल्टी नंबर, जो भी कंसाइनमेंट नोट होता है जो ट्रांसपोर्टर के द्वारा इशू किया जाता है, उस जो भी वो डॉक्यूमेंट होता है उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपको बताना होता है। तो ऐसे में अगर आप खुद के व्हीकल के जरिए गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपने कोई व्हीकल हायर किया, मान लीजिए आपने कोई टैक्सी है, कोई कैब है, वो आपने हायर की, उसके जरिए आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। अगर आप बस के जरिए, मेट्रो के जरिए गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, तो भी ऐसे में आपको जो है ई वे बिल जनरेट करना होगा। तो रोड के जरिए बेसिकली आप जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं उसके लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 फाइल करना होगा, पार्ट ए अलोंग विद पार्ट बी फर्निश करना होगा, उसके बाद आपका ई वे बिल नंबर जनरेट किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप रेलवेज के जरिए या फिर आप जो है प्लेन के जरिए गुड्स की जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में यहां पर एक रिलैक्सेशन आपको दी गई है कि where the goods are transported by railways, by air, by vessel that is ship, the e-way bill shall be generated by the registered person being the supplier or the recipient, who shall either before or after the commencement of movement of goods furnish on the common portal the information in part B of form GST EWB 01। अगर आप ट्रेन के जरिए, दैट इज ट्रेन के जरिए, मेट्रो के जरिए, एयरप्लेन के जरिए, वेसल शिप के जरिए अगर गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, तो आप गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो एक रिलैक्सेशन यहां पर दी गई है इन केस अगर गुड्स की मूवमेंट रेलवेज के जरिए है, एयर प्लेन के जरिए है, शिप के जरिए है, तो आप आफ्टर मूवमेंट भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहां पर डाली गई है, जब आपको गुड्स की डिलीवरी की जाएगी उससे पहले आपका ई वे बिल जनरेट हो जाना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज, द रेलवेज शैल नॉट डिलीवर द गुड्स unless the e-way bill required under these rules is produced at the time of delivery। तो रेलवे आपको जब तक उन गुड्स की डिलीवरी नहीं देगा जब तक आप ई वे बिल जो है रेलवेज को रिपोर्ट नहीं कर देते हैं। तो रेलवे, शिप, प्लेन, इन तीनों केसेस में आप बिफोर मूवमेंट भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं और आफ्टर मूवमेंट भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। रेलवेज आपको तब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं देगा जब तक आप जो है ई वे बिल रेलवे डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर देते। उसके बाद वेयर द ई वे बिल इज नॉट जनरेटेड अंडर सब रूल 2, द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ए ट्रांसपोर्टर for transportation by road, the registered person shall furnish the information relating to the transporter on the common portal, and the e-way bill shall be generated by the transporter on the said portal on the basis of the information furnished by the registered person in part A of the form GST EWB 05। तो यहाँ पर बेसिकली एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात की गई है। जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि मान लीजिए मैं एक सप्लायर और कुछ गुड्स की सप्लाई की गई है रेसिपिएंट को, बायर। और होता क्या है, मान लीजिए ये जो गुड्स की मूवमेंट है ये किसी ट्रांसपोर्टर के जरिए की जाने वाली है। तो अब आपको पता है कि सप्लायर क्या करेगा, वो गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्टर को जो है सेंड कर देगा और ट्रांसपोर्टर इन गुड्स को जो है बायर तक डिस्पैच करेगा। अब सप्लायर के पास गुड्स की इंफॉर्मेशन तो है, इसी तरह बायर के पास भी गुड्स की इंफॉर्मेशन तो होगी। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस। क्योंकि जनरली मैंने आपको बताया ऑन और बिफोर रिमूवल आपका टैक्स इनवॉइस इशू हो जाता है, और जैसे ही टैक्स इनवॉइस इशू हो जाता है तो आपके पास गुड्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो टैक्स इनवॉइस के बेस पर आपका पार्ट ए तो फर्निश हो जाता है, लेकिन पार्ट भी आपका फर्निश नहीं हो पाता है। रीजन भी, अब ट्रांसपोर्टर उसको किस गाड़ी में लेके जाएगा,
उस गाड़ी का नंबर क्या होगा, उस व्हीकल का नंबर क्या होगा, जब तक वो पता नहीं होगा तब तक आपका पार्ट भी फर्निश नहीं हो सकता, और पार्ट भी जब तक फर्निश नहीं होगा तब तक ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। तो ऐसे में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो रेसिपिएंट है, बायर है, जो भी गुड्स की मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या कर सकता है, पार्ट ए फर्निश कर देगा। और पार्ट ए फर्निश करते हुए वो क्या करेगा, पार्ट ए के अंदर वो बेसिकली ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स जो है वो अपलोड कर देगा उस पार्ट ए के साथ ही। क्यों? ट्रांसपोर्टर तो अब आपको पता है कि किस ट्रांसपोर्टर के जरिए आप गुड्स की मूवमेंट करने वाले हैं, तो उस केस में आपको ट्रांसपोर्टर का नाम और ट्रांसपोर्टर की आईडी, ये दोनों ही आपको मिल जाती है। अगर आप ट्रांसपोर्टर से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा, और ये दोनों ही डिटेल आप क्या करेंगे, पार्ट ए के साथ फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 में फर्निश कर देंगे। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि अब ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर पार्ट भी फर्निश कर पाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूबी 01 फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्टर की नेम और आईडी डाली गई है, और उस नेम और आईडी की वजह से ट्रांसपोर्टर के ई-वे बिल लॉगिन के अंदर वहां पर उसको पार्ट ए जो फर्निश किया गया है बाय द सप्लायर या फिर बायर, जिसने भी फर्निश किया है, वो पार्ट ए उसको वहां पर दिखाई देगा, और ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, उस पार्ट ए के साथ पार्ट बी को फर्निश करेगा, ई-वे बिल जनरेट करेगा, गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट करेगा। अब एक बात आई कि अब सप्लायर के यहां से लेकर ट्रांसपोर्टर तक जो गुड्स की मूवमेंट हुई है उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी हम देखेंगे। अगर ये जो डिस्टेंस है सप्लायर से ट्रांसपोर्टर तक का, अगर ये एक लिमिट दी गई उस लिमिट के अंदर है, तो इस डिस्टेंस के लिए ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस उस लिमिट से ज्यादा है, तो जिस भी व्हीकल के जरिए इस गुड्स की मूवमेंट होगी फ्रॉम द सप्लायर प्लेस टू द ट्रांसपोर्टर प्लेस, वहां तक के लिए ई-वे बिल जनरेट किया जाए। तो यहां पर कहा गया where the e-way bill is not generated under subrule 2 and the goods are handed over to a transporter and the transportation should be by road, the registered person shall furnish the information relating to the transporter। तो जो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन ई-वे बिल जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या करेगा, पार्ट ए के साथ ट्रांसपोर्टर की डिटेल भी फर्निश करेगा कॉमन पोर्टल पर, और ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, उस डिटेल के बेसिस पर पार्ट बी फर्निश कर देगा। व्हीकल नंबर उसको पता होगा, जैसे ही व्हीकल नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर फर्निश करेगा, आपका ई-वे बिल जनरेट कर दिया जाएगा। provided that the registered person or the transporter may at his option generate and carry the e-way bill even if the value of the consignment is less than 50,000 rupees। तो यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर 50,000 रुपए से कम की कंसाइनमेंट वैल्यू है तो भी आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। एक बात यहां पर आपको ध्यान रखना है, जहां प्रैक्टिकली बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब मान लीजिए एक व्हीकल है, और एक ट्रांसपोर्टर के जरिए जो है इन गुड्स की मूवमेंट की जा रही है। तो एक सप्लायर है मिस्टर एक्स, लेट से उनकी जो गुड्स वैल्यू है वो है 25,000 रुपीज। एक सप्लायर है वाई, उनकी जो गुड्स वैल्यू है वो है 20,000 रुपीज। एक सप्लायर है जेड, उनकी जो गुड्स वैल्यू है लेट से 10,000 रुपीज। अब देखा जाए तो सभी सप्लायर्स की जो कंसाइनमेंट वैल्यू है वो 50,000 रुपए से कम है, लेकिन ये जो व्हीकल है जिसके जरिए गुड्स की मूवमेंट की जा रही है, इस व्हीकल के अंदर इन टोटलिटी 50,000 रुपए से ज्यादा की गुड्स वैल्यू है। तो ऐसे में ध्यान रखें, सभी के लिए ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि वो ई-वे बिल ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर ने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपने ई-वे बिल का डिफॉल्ट किया है, और ऐसे में जो भी व्यक्ति की गुड्स की जो मूवमेंट हो रही है उस व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जब भी आप 50,000 रुपए से कम की वैल्यू की गुड्स की मूवमेंट कराते हैं ट्रांसपोर्टर के जरिए, तो ये इंश्योर जरूर कर ले
कि उस व्हीकल के अंदर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है या उससे कम है। बाकी अदर पर्संस की भी जो गुड्स हैं उनको मिलाकर अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की कंसाइनमेंट वैल्यू है तो ऐसे में ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। भले ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टर की हो, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट उसके द्वारा की जा रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर वो जनरेट नहीं करता है तो प्रॉब्लम सप्लायर के लिए भी क्रिएट हो सकती है। वो गुड्स जो है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा डिटेन कर ली जाएंगी, जब्त कर ली जाएंगी, और जब तक इंटरेस्ट पेनल्टी और टैक्स आप पे नहीं करेंगे तब तक वो गुड्स रिलीज नहीं की जाएंगी। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा है बहुत बार। क्या होता है, ट्रांसपोर्टर जो है अननोन होता है इन इंफॉर्मेशन से, और वो जो है ई वे बिल जनरेट नहीं करता, गुड्स की मूवमेंट कर देता है। और जो छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं जिनकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपए से कम है, वो भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। Provided further that where the movement is caused by an unregistered person, either in his own conveyance or hired one through a transporter, he or the transporter may, at their option, generate the e-way bill in form GST EWB 01 on the common portal in the manner specified in this rule. तो अगर मान लीजिए गुड्स की मूवमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा की जा रही है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन तो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो वो कैसे ई वे बिल जनरेट करेगा। तो उसके लिए बेसिकली एक स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है, जिस स्पेशल प्रोसीजर के जरिए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन विदाउट रजिस्ट्रेशन ई वे बिल जनरेट कर सकता है। और अगर मान लीजिए अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं करना चाहता है, तो ऐसे में वो ट्रांसपोर्टर के जरिए अगर गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, तो ट्रांसपोर्टर भी उसके बिहाफ पर ई वे बिल जनरेट कर सकता है। तो ट्रांसपोर्टर के केस में भी ध्यान रखें, अगर वो ट्रांसपोर्टर जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर within the state or union territory from the place of business of the consignor or to the place of business of the recipient for further transportation, the supplier or the recipient, as the case may be, the transporter may not furnish the detail of the conveyance in part B of form GST EWB 05। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर सप्लायर प्लेस से लेकर ट्रांसपोर्टर प्लेस तक का डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम है, तो ऐसे में पार्ट बी अगर फर्निश नहीं किया जाएगा तो भी डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। सेम वे में अगर ट्रांसपोर्टर से जो रेसिपिएंट का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर से कम है, और ये जो डिस्टेंस है विद इन द स्टेट होना जरूरी है। अगर फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट है, फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसे में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है अगर गुड्स की मूवमेंट किसी व्हीकल के जरिए हो रही है। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन के केस में एक रिलैक्सेशन दी गई है विद इन द स्टेट, विद इन द यूनियन टेरिटरी अगर गुड्स की मूवमेंट है फ्रॉम द सप्लायर प्लेस टू द ट्रांसपोर्टर, फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर टू द रेसिपिएंट प्लेस, तो ऐसे में अगर वो डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर से कम है, तो ऐसे में पार्ट ए आपको फर्निश करना होगा, पार्ट बी फर्निश नहीं करेंगे तो भी चलेगा। Explanation 1. For the purpose of this sub rule, where the goods are supplied by an unregistered supplier to a recipient who is registered, the movement shall be said to be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement of the movement of goods। तो ये ऑलरेडी आप देखेंगे सब रूल में भी 1 में भी ये बताई गई है कि इनवर्ड सप्लाई ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर गुड्स की परचेज की गई है और गुड्स की मूवमेंट हो रही है, तो ये माना जाएगा ये गुड्स की मूवमेंट रेसिपिएंट की वजह से हो रही है। वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सेल की है और अनरजिस्टर्ड पर्सन ने ही गुड्स की डिलीवरी दी है रेसिपिएंट को, बायर को, तो ऐसे में ई वे बिल जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप परचेज करेंगे तो यह माना जाएगा। यहां पर डीमिंग फिक्शन लगाया गया है कि इफ गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट कौन सा, जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, द मूवमेंट shall be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement of the movement of goods। Explanation 2. The e-way bill shall not be valid for movement of goods by road unless the information in part B of the form GST EWB 01 has been furnished। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, जब तक आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही फर्निश नहीं हो जाते तब तक ई वे बिल नंबर जनरेट नहीं होता है। और अगर ई वे बिल नंबर जनरेट नहीं हुआ तो दैट मींस आपने
ई वे बिल का कंप्लायंस पूरा नहीं किया है, एक्सेप्ट in the case of movements covered under the third proviso to subrule 3 and the proviso to subrule 5. तो सबरूल 3 के अंदर हमने देखा था ट्रांसपोर्टर, अगर सप्लायर ट्रांसपोर्टर तक गुड्स की मूवमेंट कर रहा है विद इन 50 किलोमीटर्स विद इन द स्टेट विद इन द यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे में सिर्फ पार्ट ए भी फर्निश करेंगे तो काम चल जाएगा। और सेम वे में जो है सब रूल 5 के तहत जो बताया गया है, provided that the where goods are transported for a distance up to 50 kilometers within the state or union territory from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of the conveyance may not be updated in the e-way bill. तो उस केस में जो है आपको ई-वे बिल की पार्ट बी फर्निश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपको पार्ट बी फर्निश करना कंपलसरी है। अगर आपने पार्ट बी फर्निश किए बिना गुड्स की मूवमेंट कर दी है तो ऐसे में ये एक डिफॉल्ट माना जाएगा और आप पर जो है पेनल्टी लेवी की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टर के केस में सिर्फ रिलैक्सेशन दी गई है, वो भी विद इन द स्टेट विद इन द यूनियन टेरिटरी। अगर वो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में है, तो वहां पर वो रिलैक्सेशन भी नहीं दी गई है। तो उसके अलावा अगर और कोई भी मूवमेंट है गुड्स की तो आपको पार्ट बी फर्निश करना ही होगा, अदरवाइज आपका जो ई-वे बिल कंप्लायंस है वो कंप्लीट नहीं होगा। अपॉन जनरेशन ऑफ द ई-वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल ए यूनिक ई-वे बिल नंबर, ध्यान रखें जब आप पार्ट ए फर्निश कर देते हैं तो भी एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, लेकिन वो ई-वे बिल नंबर नहीं होता। जब आप पार्ट बी भी फर्निश कर देते हैं तो एक यूनिक ई-वे बिल नंबर जनरेट होता है, which shall be made available to the supplier, to the recipient and the transporter. तो वो जो है तीनों ही व्यक्तियों को इन्फॉर्म किया जाता है, सप्लायर एज वेल एज रेसिपिएंट एज वेल एज ट्रांसपोर्टर अगर इन्वॉल्व है तो उनको जो है वो ई-वे बिल नंबर कम्युनिकेट किया जाता है। Where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient who has provided information in part A of the form GST EWB 01 or the transporter shall before such transfer and further movement of goods update the details of the conveyance in the e-way bill on the common portal in part B. तो बेसिकली हुआ क्या, मान लीजिए सप्लायर है, यहां रेसिपिएंट है और बीच में ट्रांसपोर्टर है। तो सप्लायर क्या करता है, ट्रांसपोर्टर तक गुड्स मूव करता है और उसके बाद ट्रांसपोर्टर जो है रेसिपिएंट तक गुड्स मूव करता है, लेकिन बीच में ही क्या होता है, जो व्हीकल है वो व्हीकल जो है बेसिकली खराब हो जाता है। अब व्हीकल जो है कन्वेंस जो है वो खराब हो गया है, तो ऐसे में दूसरे कन्वेंस में वो जो गुड्स है वो शिफ्ट की जाती है और उसके बाद रेसिपिएंट को जो है उस गुड्स की डिलीवरी दी जाती है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है जहां पर आप एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में गुड्स शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो ई-वे बिल आपने जनरेट किया था उसका पार्ट बी फिर से अपडेट किया जाए और जो नया व्हीकल है उसका नंबर जो है उसके अंदर इंसर्ट किया जाए। तो जो न्यू व्हीकल है उसकी डिटेल जो है आपको क्या करना होगा, पार्ट बी में अपडेट करनी होगी, उसके बाद ही ये जो नया व्हीकल है इसकी आप मूवमेंट कर पाए। अगर मान लीजिए आपने नए व्हीकल में शिफ्ट कर दिया है गुड्स और मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, लेकिन ई-वे बिल में आपने पार्ट बी अपडेट नहीं किया है, तो ऐसे में ये डिफॉल्ट माना जाएगा, आप पर पेनल्टी लेवी की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी वजह से व्हीकल आप चेंज कर रहे हैं तो ऐसे में आपको जो है पार्ट बी फिर से अपडेट करना होगा और नए व्हीकल्स की डिटेल जो है वो आपको एंटर करनी होगी। तो यहां पर अगेन वही प्रोविजो रखा गया है कि अगर जो विद इन द स्टेट है, विद इन द यूनियन टेरिटरी है और डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम है, तो ऐसे में पार्ट बी आप अपडेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर provided that where goods are transported for a distance of up to 50 kilometers within the state or union territory from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of the conveyance may not be updated in the e-way. हाँ ध्यान रखें, अगर मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व नहीं है,
लेट से मिस्टर सप्लायर के द्वारा मिस्टर बायर को जो है गुड्स की मूवमेंट की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो व्हीकल था वो व्हीकल जो है वो मान लीजिए खराब हो जाता है और दूसरे व्हीकल में जो है गुड्स शिफ्ट की गई है और उसके बाद गुड्स की डिलीवरी दी गई है। तो ऐसे में ध्यान रखें 50 किलोमीटर का क्लोज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 50 किलोमीटर का जो क्लोज डाला गया है वो ओनली इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर डाला गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक सब रूल 5A इंसर्ट किया गया। सब रूल 5A में बेसिकली कहा गया कि अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टर के द्वारा जब गुड्स की मूवमेंट की जा रही थी और ट्रांसपोर्टर का जो व्हीकल है वो मान लीजिए किसी वजह से खराब हो जाता है, तो ऐसे में हो सकता है ट्रांसपोर्टर अपनी ही किसी दूसरे व्हीकल में उन गुड्स की मूवमेंट करे, या फिर हो सकता है वो किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर की, मान लीजिए ट्रांसपोर्टर 2 का व्हीकल यूज करे। तो ऐसे में कहा गया कि जो ट्रांसपोर्टर है वो दूसरे ट्रांसपोर्टर को भी ऑथराइज कर सकता है पार्ट बी अपडेट करने के लिए, या फिर जो सप्लायर है जो रेसिपिएंट है वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे में रूल 5A में कहा गया द कंसाइनर और द रेसिपिएंट who has furnished the information in part A of the form GST EWB 01 or the transporter may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information in part B of form GST EWB 01 for further movement of the goods or the consignment। अब अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टर ने किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को असाइन कर दिया, इनरोल कर दिया और उसने पार्ट भी अपडेट कर दिया, तो उसके बाद जो सप्लायर है जो रेसिपिएंट है वो किसी तीसरे ट्रांसपोर्टर को असाइन नहीं कर सकते, provided that after the details of the conveyance has been updated by the transporter in part B of form GST EWB 01, the consigner or the recipient, as the case may be, who has furnished the information in part A shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter। तो अगर ट्रांसपोर्टर के द्वारा पार्ट बी अपडेट कर दिया गया है तो ऐसे में सप्लायर और रेसिपिएंट को जो है पावर नहीं दी जाएगी वो किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को असाइन कर सके। उसके अलावा after e-way bill has been generated in accordance with the provision of sub rule 1 where multiple consignment are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bill generated in respect of each consignment। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए एक व्हीकल के अंदर एक से ज्यादा कंसाइनमेंट, लेट से कोई ट्रांसपोर्टर है और वो एक साथ 10 सप्लायर्स की गुड्स को मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसे में उसको उन सभी 10 कंसाइनमेंट्स के लिए अलग अलग ई-वे बिल नंबर जनरेट करने होंगे। और अगर ट्रांसपोर्टर जनरेट कर रहा है तो उसको एक ऑप्शन दिया गया, उन 10 ई-वे बिल जनरेशन को वो चाहे तो एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल भी जनरेट कर सकता है। उसका फायदा क्या होगा, अगर मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर इंस्पेक्शन करता है तो वो क्या करेगा, अगर वो सभी अलग अलग ई-वे बिल्स के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन करेगा तो हो सकता है उसे प्रॉब्लम आए गुड्स को आइडेंटिफाई करने में, और एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट अगर कर दिया जाता है तो जो प्रॉपर ऑफिसर है ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड इनवॉइस जो है वो इंस्पेक्शन कर सकता है। ये ऑप्शन दिया गया है। सेपरेट ई-वे बिल जनरेट करना तो कंपलसरी है, दैट मींस कंसाइनमेंट वाइज ई-वे बिल तो आपको जनरेट करना ही होगा। हाँ, एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट करने का ऑप्शन ट्रांसपोर्टर को दिया गया है, अगर वो चाहे तो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। आफ्टर ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1, तो ये ध्यान रखें जब आप ई-वे बिल जनरेट कर लेते हो उसके बाद आपको कंसोलिडेशन का ऑप्शन दिया गया है। वेयर मल्टीपल कंसाइनमेंट आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वेंस, द ट्रांसपोर्टर में इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड in respect of each consignment electronically on the common portal, and a consolidated e-way bill in form GST EWB 02 may be generated by him on the said common portal prior to the movement of goods। तो ये बेसिकली एक ऑप्शन दिया गया है, ट्रांसपोर्टर एक्सरसाइज करना चाहता है तो कर सकता है, अगर स्किप करना चाहता है तो स्किप कर सकता है, लेकिन सेपरेट ई-वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू दी कंसाइनमेंट।
अब ये वो सिचुएशन बताई गई जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेयर द कंसाइनर और द कंसाइनी हैज नॉट जनरेटेड द ई वे बिल। कंसाइनर ने और कंसाइनी ने, सप्लायर ने और रेसिपिएंट ने, किसी ने भी ई वे बिल जनरेट नहीं किया। रीजन बीइंग, उनकी जो कंसाइनमेंट वैल्यू थी वो 50,000 रुपए से कम थी। बट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स कैरिड इन द कन्वेंस, एक व्हीकल के अंदर जो गुड्स हैं उन सब की टोटलिटी में जो वैल्यू है वो है मोर देन 50,000 रुपीज। तो इन दैट सिचुएशन द ट्रांसपोर्टर shall, in respect of the interstate supply, generate the e-way bill in form GST EWB 01 on the basis of the invoice, bill of supply, delivery challan, as the case may be, and also generate a consolidated e-way bill in form GST EWB 02 on the common portal prior to the movement of goods। तो ये मैंने आपको बताया, अगर सप्लायर ने और रेसिपिएंट ने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया, रीजन बीइंग, रीजन क्या था कि जो कंसाइनमेंट वैल्यू थी वो 50,000 रुपए से कम थी, लेकिन एज ए ट्रांसपोर्टर उस व्हीकल के अंदर जो कंसाइनमेंट कैरी किए जा रहे थे उनकी टोटलिटी में वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा थी। तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर को जो है ई-वे बिल जनरेट करना होगा। हाँ, वो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट करना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखते हैं कि काफी केसेस में ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल जनरेट नहीं करता, तो ऐसे केस में जो सप्लायर है, जो रेसिपिएंट है, जो गुड्स की मूवमेंट करा रहे हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उनको जो है ना चाहते हुए भी बहुत केसेस में पेनल्टी पे करनी पड़ जाती है। तो जब भी आप 50,000 रुपए से कम कंसाइनमेंट वैल्यू की गुड्स ट्रांसपोर्ट करें, मूवमेंट करें, तो मेक श्योर ट्रांसपोर्टर ने ई-वे बिल जनरेट कर दिया हो, और अगर ई-वे बिल जनरेट ना किया हो तो ट्रांसपोर्टर से ये जरूर इंश्योर करें कि उसके व्हीकल के अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा की गुड्स नहीं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड आर सप्लाइड थ्रू एन ई कॉमर्स operator or a courier agency, the information in part A of form GST EWB 01 may be furnished by such e-commerce operator or courier agency। तो ऐसे में अगर मान लीजिए गुड्स आप जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर या कोरियर एजेंसी के जरिए जो है आप मूव कर रहे हैं गुड्स, तो ऐसे में वो कोरियर एजेंसी या ई कॉमर्स ऑपरेटर भी पार्ट ए फर्निश कर सकता है।